हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CGPSC ई ज्ञान क्लासेस। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने नदियों का उद्गम स्थान बनाया है। जैसे महानदी का जो उद्गम है सिहावा पर्वत से हुआ है। ये पूरे 9 जिलों से होकर के बहती है। एक बार फिर बता देती हूँ, कांकेर, बालोद, वापस समतरी में आ जाती है, फिर रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़। इसी तरीके से जो शिवनाथ नदी का जो उद्गम है बानाबरस की पहाड़ी से हुआ है राजनांदगांव जिले के। तो शिवनाथ नदी जो है वो राजनांदगांव में, उसके बाद दुर्ग, बेमेतरा, फिर मुंगेली, बिलासपुर और जांजगीर चांपा को भी टच करती है। उसके बाद आगे चल करके शिवरीनारायण नामक स्थान पर महानदी, शिवनाथ नदी और मान नदी का संगम हो जाता है। मैं आपको इसको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जो दोआब क्षेत्र है, जो इन सभी नदियों का जो दोआब क्षेत्र है, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनको हमको पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, जब ऊपर की ओर देखते हैं हम, उत्तर के क्षेत्र की ओर देखते हैं। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर और लिख देती हूँ कि अभी हम पढ़ रहे हैं उत्तर का क्षेत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ के मैदान को 2 भागों में हम पढ़ेंगे। पहला है उत्तर का क्षेत्र और दूसरा है दक्षिण का क्षेत्र। उत्तर के क्षेत्र में हम शिवनाथ नदी और महानदी का जो संगम है, महानदी दोनों जहाँ पे मिलती है उसके ऊपर का एरिया पढ़ेंगे और उसके बाद उसका नीचे का एरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर के क्षेत्र में ये है ना। अब देखो, ऊपर की ओर हम एक और देख लेते हैं नदियों का उद्गम कहाँ से बढ़ी। जैसे कि मान नदी का जो उद्गम है वो सरगुजा से हुआ है। ठीक है, हसदेव नदी का जो उद्गम है कोरिया जिले के देवगढ़ की पहाड़ी से हुआ है। अरपा नदी का जो उद्गम है बिलासपुर जिले से हुआ है। उसी प्रकार मनियारी लोरमी के पठार से हुआ है। और आगर नदी इसी की सहायक नदी है, वो कवर्धा जिले से होकर के बनी है। हमने नदियों वाले सेक्शन में इस चीज को हमने पूरा कवर किया हुआ है। इसका जो क्षेत्र है, उत्तर के क्षेत्र का विस्तार अगर हम देखते हैं तो इसका जो विस्तार है वो कवर्धा जिला, बेमेतरा जिला, मुंगेली जिला, बिलासपुर जिला, कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, जांजगीर चांपा जिला और बलौदाबाजार का थोड़ा ऊपर साइड का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो पूरा ये जो क्षेत्र है वो कवर करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मांड पार मैदान, है ना, जो नदियां आकर के मिलती है, दोआब क्षेत्र का निर्माण करती है, मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम मांड पार मैदान। मांड पार मैदान में हम देखते हैं मांड नदी के उस पार का एरिया। ठीक, तो मांड नदी का उद्गम हुआ सरगुजा से, तो सरगुजा से होते हुए जांजगीर चांपा जिले में मिलती है ये, है ना। तो इस वाला जो क्षेत्र है, मतलब रायगढ़ का क्षेत्र, जांजगीर चांपा का कुछ क्षेत्र और कोरबा का जो कुछ क्षेत्र जो रहता है वो आता है मांड पार मैदान में। ठीक है, तो ये हो गया आपका मांड पार मैदान। फिर दूसरे नंबर में देखते हैं हम हसदेव मांड का दोआब क्षेत्र। देखो, ये रहा हसदेव नदी और ये रहा मांड नदी। इन नदियों को ड्रॉ करने का एक्चुअल रीजन आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, मांड नदी और हसदेव नदी और मांड नदी का जो दोआब का जो क्षेत्र है वह मुख्य रूप से है कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला और बिलासपुर जिला और रायगढ़ का कुछ क्षेत्र आता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम कोरबा बेसिन। देखो, कोरबा बेसिन का निर्माण जो है वो सिर्फ और सिर्फ कोरबा जिला में है। कोरबा का मुख्यालय और यहाँ पे पड़ता है कटघोरा और यहाँ पे पड़ता है कोरबा जिला। इस जो क्षेत्र को अगर जब हम मिला देते हैं तो इन दोनों के बीच का ही जो क्षेत्र है, मतलब इसी के आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं कोरबा बेसिन। अगला देखते हैं हम रायगढ़ बेसिन। रायगढ़ बेसिन का जो निर्माण है वो रायगढ़ जिले में ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रायगढ़ बेसिन। आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि आप इस चीज का नोट्स मत बनाइए, आप बस मेरे इस वीडियो पे ही फोकस करो तो आपको चीजें जो है वो एक बार में याद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया हो गया ये हो गया कोरबा बेसिन। ठीक है, अब हम देखते हैं उत्तर के क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसे बोलते हैं मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी जो है वो विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, वृष्टि छाया क्षेत्र है और इसका जो विस्तार है उत्तर की ओर बिलासपुर जिले से नीचे दक्षिण की ओर राजनांदगांव तक ये फैला हुआ है। या फिर ये बोल सकते हो आप कि इसका जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिम से लेकर के पश्चिम दक्षिण की ओर है और यह 4 जिलों में फैला हुआ है। पहला है आपका बिलासपुर, दूसरा है
मुंगेली, तीसरा है कवर्धा और चौथा है राजनांदगांव। आप देख सकते हो मैंने जितने भी तहसील हैं उसको स्पेशली ड्रॉ किया हुआ है कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ से है ये बताने के लिए। तो बिलासपुर में पेंड्रा जो तहसील है वहां से, है ना, मतलब बिलासपुर का जो पेंड्रा तहसील है वहां से लेकर के मुंगेली जिले का लोरमी तहसील, है ना, कवर्धा जिले का कवर्धा और पंडरिया तहसील, और जब राजनांदगांव में ये क्षेत्र आता है तो वो खैरागढ़ और नीचे डोंगरगढ़ की पहाड़ी यहाँ तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि ये वृष्टिशय क्षेत्र का निर्माण करती है। मैकल श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम है बदरगढ़, जो कवर्धा जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही है जो हमारे छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र से और मध्य प्रदेश से अलग करती है, और साथ ही साथ ये जो क्षेत्र है वो वृष्टिशय क्षेत्र कहलाता है, और इसी की वजह से जो मतलब मानसूनी पवनें रहती है इस क्षेत्र से टकरा करके वापस आती है और छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है। तो मैंने यहाँ पे कवर्धा जिले में बना दिया बदरगढ़। मैकल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1176 मीटर इसकी ऊंचाई है। कवर्धा जिले में ही मैकल श्रेणी पर चिल्फी घाटी स्थित है, जो छत्तीसगढ़ में एंटर करता है। जब हम यहाँ से एंटर करते हैं मध्य प्रदेश से, तो हम क्रॉस करते हैं चिल्फी घाटी का जो एरिया है वो, है ना, ये दर्रे का निर्माण करता है, कवर्धा जिले में स्थित है ये। इसी चिल्फी घाटी के कुछ स्थान जो है वो भी चाय की खेती के लिए चिन्हांकित किया गया है, जैसे कि आपका जो राजगढ़ और बागबानी वगैरह का जो क्षेत्र है वो इसी चिल्फी घाटी में चिन्हांकित दिया गया है। यहाँ पे चाय की खेती और आलू की खेती का जो प्रपोजल है अभी वर्तमान में 2016 में प्रस्तावित है। ठीक है, तो हमने देख लिया चिल्फी घाटी। अब हम नीचे की ओर जब हम राजनांदगांव जिले में आते हैं, है ना, तो इसी राजनांदगांव जिले में जो डोंगरगढ़ की पहाड़ी है ना, इसी क्षेत्र से हम क्रॉस करके एक ब्रिजवानी घाटी पड़ती है। ब्रिजवानी घाटी जो है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों को जोड़ती है। इसको देखने से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये दो जिलों के बीच में, दो राज्यों के बीच में सीमा रेखा का निर्माण कराती है छत्तीसगढ़ से। एक तो पहला मध्य प्रदेश हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया। तो ये हो गया आपका ब्रिजवानी की घाटी। ये रहा ब्रिजवानी की घाटी। ठीक है, अब हमने देख लिया 5 चीजें हमने देख ली। हमने पहले देखा मांडपार मैदान, हसदेव मांड दोआब क्षेत्र, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, और उसके बाद हमने देख लिया मैकल पर्वत श्रेणी। ठीक है, देखो इसी मैकल पर्वत श्रेणी में 2 और चोटियां हैं जो हमारे इसके मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अभी तक इस जो घाटी है या जो भी श्रेणी है मैकल पर्वत श्रेणी की जो चोटियां है उसको अब एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें से एक है झाला पहाड़, फिर है एक देवसानी की चोटी। झाला पहाड़ की जो ऊंचाई है वह है 1125 मीटर और इसकी ऊंचाई है 1136 मीटर। अभी तक इसकी चोटियों की जो ऊंचाई है अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। आपको पीएससी और व्यापम में पूछा जा सकता है कि आप इस जो चोटी है उसकी ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो ये भी जो है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो हमने इसको देख लिया। अब हम देखते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। छुरी उदयपुर की पहाड़ी को तो स्पेशली 2014 का जो पीएससी का पेपर था प्रीलियम का उसमें पूछा गया है, तो उसको तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले पेंड्रा लोरमी का पठार। पेंड्रा लोरमी का जो पठार है उसका विस्तार जो है वो उत्तर की ही ओर है। ये भी छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, मध्य का जो क्षेत्र है उसी का ही एक भाग है। और पेंड्रा लोरमी का पठार का जो विस्तार है मुख्य रूप से 3-4 जिलों में हमें देखने को मिलता है,
जिसमें बिलासपुर जिले का पेंड्रा और मारवाही जो तहसील है वो है। उसके अलावा मुंगेली का जो लोरमी तहसील है वो है। और कोरबा जिले का जो कोरबा जिले के 2 तहसील हैं, जो इसका पेंड्रा लोरमी का पठार का हिस्सा है, जिसमें पहला आता है ऊपर की ओर आप देखोगे मैप में तो पोड़ी उपरोड़ा तहसील। यह जो क्षेत्र है वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय में यहाँ पर जंगल सत्याग्रह भी हुआ था, तो उसको भी ध्यान में रखना है यहाँ पे, ठीक है। पोड़ी उपरोड़ा और यहाँ पे पाली का शिव मंदिर जो है हमने पढ़ा है, पाली का शिव मंदिर। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये पूरा निर्माण करता है पेंड्रा लोरमी के पठार का, ठीक है। तो मैं इसको जोड़ती हूँ और ये मारवाही पेंड्रा लोरमी, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है ये कहलाता है आपका पेंड्रा लोरमी का पठार। तो पेंड्रा लोरमी पठार का विस्तार कौन कौन से जिलों में बोलेंगे तो मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वो 3 जिलों में देखने को मिलता है। पहला है आपका मुंगेली जिला, दूसरा बिलासपुर जिला। मुंगेली का आ जाएगा लोरमी, बिलासपुर का आ जाएगा पेंड्रा और मारवाही, और कोरबा जिले का आ जाएगा पोड़ी उपरोड़ा और आ जाएगा पाली, ठीक है। 3 जिलों में इसका विस्तार है। इसी प्रकार से अब हम झूरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार देखते हैं। तो देखिए मैंने फिर से ड्रॉ किया हुआ है आपके जो भी तहसील है जिन जिन स्थानों पर ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रायगढ़ का धर्मजयगढ़ तहसील और खरगोड़ा तहसील, ठीक है। ये दोनों जो है रायगढ़ के क्षेत्र हैं। उसके अलावा कोरबा जिले का जो क्षेत्र है उसमें आ जाएगा कोरबा तहसील। कोरबा जिला मुख्य रूप से जो कोरबा डिस्ट्रिक्ट है वो जो है वो छूरी उदयपुर की पहाड़ियों का हिस्सा है। और सूरजपुर का जो रामानुज नगर है वह भी इसका हिस्सा है। और सरगुजा का उदयपुर यह भी इसका हिस्सा है। तो इस तरीके से ये जो छूरी उदयपुर की जो पहाड़ी है उसका विस्तार 4 जिलों में है। पहला है सूरजपुर, दूसरा सरगुजा, तीसरा है कोरबा और चौथा है रायगढ़। ये भी हमने ये ड्रॉ कर लिया। छूरी उदयपुर की जो पहाड़ी है उसकी जो ऊंचाई है वो 700 से 900 मीटर के बीच में है, ठीक है। और जो हमारा पेंड्रा लोरमी का पठार है इसकी जो ऊंचाई है ये 600 से 900 के बीच में है, 600 से 900 मीटर के बीच में है। मतलब ये इसकी एक औसत ऊंचाई जब हम नापते हैं तो हमें ऊंचाई इतनी ही मिलती है। और इसी में ही मतलब पेंड्रा लोरमी का जो पठार है इसी में ही पलमागढ़ या लाफागढ़ और चैतुरगढ़ की जो पहाड़ी है ना वो स्थित है। तो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। पलमागढ़ की चोटी और ये हो गया लाफागढ़ या इसी को बोलते हैं चैतुरगढ़। तो ये दोनों जो पहाड़ी है वो इसी छूरी उदयपुर की जो पहाड़ी है उसमें स्थित है। और इसको ये तो दोनों चोटी है एक्चुअली ये बिलासपुर में ना होकर के ये कोरबा में स्थित है। ये भी इसकी भी जो ऊंचाई काफी ज्यादा है इसलिए इसको भी जो है एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। अभी तक वैसे इसको पूछा नहीं गया है, ठीक है। तो लेकिन इसको पूछ सकते हैं कि इसकी जो मैक्सिमम जो ऊंचाई है वो कितनी है। लाफागढ़ की जो ऊंचाई है वो 1048 मीटर है और पलमागढ़ की जो ऊंचाई है वो 1088 मीटर है। मतलब 1088 मीटर जो है वो पलमागढ़ की ऊंचाई है और 1048 मीटर जो है वो लाफागढ़ की ऊंचाई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बीच का जो क्षेत्र है आपका जो हसदेव नदी और मार नदी का जो दोआब क्षेत्र है इसी बीच में बिलासपुर और रायगढ़ का मैदान का क्षेत्र आता है। बिलासपुर और रायगढ़ का जो मैदान क्षेत्र है उसमें मुख्य रूप से बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़ और कुछ क्षेत्र मुंगेली का भी सम्मिलित है। ये जो क्षेत्र है वो फैला हुआ है और ये हसदेव नदी और मार नदी का जो दोआब क्षेत्र है उसी का ये हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने उत्तर का जो क्षेत्र है उसके जितने भी उपविभाग हैं हमने सभी देख लिया। हमने देख लिया कि हसदेव
और मांड का दोआब क्षेत्र है। उसके बाद मांड पार मैदान हमने देख लिया, मैकरशिनी हमने पूरा पढ़ लिया, फिर हमने पेंड्रालोनी का पठार, छुरी उदयपुर की जो पहाड़ियां हैं वो हमने पूरा पढ़ लिया, और साथ ही साथ बीच में जो रायगढ़ और बिलासपुर का जो मैदानी क्षेत्र है वो भी हमने पढ़ लिया, और कौन कौन सी नदियां जो है वो दोआब क्षेत्र का निर्माण करती है और कहाँ से कहाँ तक। ये जो छत्तीसगढ़ का जो धान का कटोरा कहलाता है वो क्षेत्र में उत्तर का जो क्षेत्र है कौन कौन सा कवर होता है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे दक्षिण का क्षेत्र। दक्षिण के क्षेत्र में शिवनाथ नदी और महानदी जो बीच की जो सीमा रेखा मैंने ड्रॉ की थी, उसी नीचे का जो एरिया है उस एरिया में कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित है वो अब हम देखते हैं। देखो, हमने उत्तर का क्षेत्र तो पूरा देख लिया, अब हम दक्षिण के क्षेत्र की बात करते हैं। शुरू में ही मैंने बता दिया था कि हम उत्तर के क्षेत्र को अलग देखेंगे और दक्षिण के क्षेत्र को अलग देखेंगे, तो प्लीज आप इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत कीजिएगा, ठीक है। तो अब दक्षिण का क्षेत्र देखते हैं। दक्षिण के क्षेत्र को नदियों के दोआब क्षेत्र है उसके अनुसार बांटा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ उच्च भूमि या पठारी क्षेत्र भी है, मैदानी क्षेत्र भी है, दोआब क्षेत्र भी है, तो उसको हम देखेंगे। इसके लिए हमको सबसे पहले महानदी और शिवनाथ नदी का जो दोआब क्षेत्र है उसको देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने महानदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो मैंने बना दिया है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर लिया है। देखिए, आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चीजें मुझे याद नहीं है, मुझे पूरा याद है, लेकिन मैं आप लोग को टाइम वेस्ट मत हो, इसी वजह से मैं पहले से थोड़ा सा टाइम लेकर के ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये आपका जो महानदी है उसका जो उद्गम है वो सिहावा पर्वत की पहाड़ी से हुआ है, धमतरी जिले से 9 जिलों से होकर के बहती है, अब देख सकते हो इसमें, ठीक है। तो देखो, ये जो महानदी का जो दोआब क्षेत्र है, तो इस जो क्षेत्र के उस पार वाला जो एरिया रहता है, मतलब जो इसका जो राइट साइड का जो एरिया है उसको बोलते हैं महानदी पार मैदान, ठीक है। और इसी तरीके से जो शिवनाथ नदी है जो राजनांदगांव जिले के बानाबरस की पहाड़ी से निकलती है, और यह भी आगे चलकर जांजगीर चांपा जिले में जब ये महानदी से मिल जाती है तो इसके अंदर साइड का जो एरिया है, मतलब महानदी और शिवनाथ नदी के बीच का जो क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है, ये देख सकते हो आप, ये वाला जो एरिया है वो महानदी शिवनाथ नदी दोआब क्षेत्र कहलाता है, और शिवनाथ नदी के इस पार का मतलब जो उसका मतलब बोलना चाहिए आउटसाइड का जो एरिया है वो कहलाता है शिवनाथ पार मैदान, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं शिवनाथ पार मैदान को। शिवनाथ पार मैदान का जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से राजनांदगांव और कवर्धा जिला है, ठीक है। शिवनाथ पार मैदान देख लिया, आप देखते हैं महानदी पार मैदान। महानदी पार मैदान का जो क्षेत्र है वो रायपुर का उत्तर पूर्व और महासमुंद का पूर्वी क्षेत्र, ये दोनों जो है वो महानदी पार मैदान में आते हैं। शिवनाथ महानदी का जो दोआब क्षेत्र है वो इसका जो बीच का जो एरिया है उस वाले एरिया में फैला हुआ है, जिसमें आपका दुर्ग, रायपुर, बेमेतरा और बलौदा बाजार का जो क्षेत्र है वो आता है। 4 जो जिले हैं इसके जो मध्य का जो क्षेत्र है उसमें महानदी और दोआब क्षेत्र में 4 जिले जो है वो सम्मिलित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का विस्तार जो है वो महासमुंद से लेकर के धमतरी तक है। देखो, महासमुंद भी रायपुर से जुड़ा हुआ है, गरियाबंद भी रायपुर से जुड़ा हुआ है, धमतरी जो है वह भी रायपुर से जुड़ा हुआ है, और धमतरी साथ ही साथ दुर्ग और बालोद से भी जुड़ा हुआ है। तो उसका जो विस्तार है सिर्फ और सिर्फ जो धमतरी है से लेकर के महासमुंद तक है। धमतरी में आपका जो मगरलोड तहसील है, नगरी तहसील है वो, और गरियाबंद जिले में जब चले जाते हैं तो उसमें पूरा लास्ट पॉइंट है, मतलब जो देवभोग तहसील है वहां तक फैला हुआ है ये, तो उसको हम देखते हैं, साथ ही साथ हम जोड़ते जाते हैं, ठीक है। गरियाबंद से होते हुए फिर ये राजिम तक फैला हुआ है, और इसके साथ ये आगे बढ़ करके महासमुंद और सरायपाली तहसील तक पूरा ये क्षेत्र जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का विस्तार 3 जिलों में है। पहला है आपका धमतरी, दूसरा गरियाबंद और तीसरा महासमुंद। अब अगला हम देखते हैं दुर्ग उच्च भूमि। दुर्ग उच्च भूमि का विस्तार जो है वो बालोद और राजनांदगांव जिले तक है। दुर्ग अब जब से बालोद से अलग हुआ है तब से उसका कुछ थोड़ा बहुत जो एरिया है वो कवर करता है, लेकिन हम उसको नहीं के बराबर ही देखते हैं। इसका जो मुख्य विस्तार है वो सिर्फ और सिर्फ बालोद और राजनांदगांव तक है। राजनांदगांव जिले का मोइला मानपुर तहसील, अंबागढ़ चौकी और
बालोद जिले का हुन्नरदेही, डोंडी, लोहारा और गुरूर, ये पांचों जगह वो है जो है वो ये पांचों जगह जो है वो मिलकर के दुर्ग उच्च भूमि का निर्माण करती है। तो इसका जो विस्तार है राजनांदगांव और बालोद जिले में है। ठीक है, ये हो गया पांचों आपका दुर्ग उच्च भूमि। अब अगला देखते हैं हम रायपुर उच्च भूमि। रायपुर उच्च भूमि का जो विस्तार है वो सिर्फ और सिर्फ रायपुर जिला जो है उसका जो क्षेत्र है उसी को ये कवर करता है। अगला है रायपुर दुर्ग मैदान क्षेत्र। रायपुर दुर्ग का जो मैदान क्षेत्र है वह आपका दुर्ग जिला, रायपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, बेमेतरा, उसके अलावा आपका कवर्धा जो जिला है वो है ना, और राजनांदगांव का जो क्षेत्र, थोड़ा सा मुंगेली का जो क्षेत्र है वो भी कवर कर लेता है। ठीक है, इस तरीके से जो 7 जो जिले हैं वो आपका जो रायपुर दुर्ग का मैदान जो है वो कवर करता है। अब इस क्षेत्र की और कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस क्षेत्र में कौन कौन से शैल समूह का विस्तार है। यह जो मध्य का क्षेत्र है मुख्य रूप से यहाँ पर कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। उसके अलावा कुछ कुछ जो नीचे का जो एरिया है वहां पर जैसे राजनांदगांव में आपका धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर दोनों कडप्पा और धारवाड़ शैल समूह दोनों का विस्तार है। इस क्षेत्र में इसी शैल समूह के विस्तार की वजह से ही यहाँ पर लाल पीली मिट्टी बहुतायत रूप में पाई जाती है। बहुत सारे स्थानों पर काली मिट्टी भी पाई जाती है, जैसे धमतरी का क्षेत्र है, महासमुंद का जो कुछ क्षेत्र है वहां पर बहुतायत रूप में काली मिट्टी का विस्तार है। इसी वजह से इस क्षेत्र में चूने की प्रधानता है, मतलब चूने की अधिकता की वजह से इस क्षेत्र में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है। छत्तीसगढ़ का जो 50% जो सिंचित एरिया है इसी क्षेत्र को कवर करता है, और इस क्षेत्र में वनों का जो प्रतिशत है कम है बाकी क्षेत्रों के कंपेयर में। जैसे जांजगीर चांपा जो जिला है वो पूरी तरीके से पठारी जिला है, इसी वजह से वहां पर वनों का जो प्रतिशत है वो सबसे कम देखने को मिलता है। लेकिन सिंचाई में सर्वप्रथम जो है और धान के उत्पादन में सर्वप्रथम जो जिला आता है वो जांजगीर चांपा जिला ही है। बहुत सालों से इसने प्रथम स्थान लेकर के रखा हुआ है। ठीक है, इसकी जो जलवायु जो है वो मतलब ठीक ठाक ही है, मतलब कृषि के लिए उत्तम जलवायु यहाँ पर मिल जाती है, और इसी वजह से यहाँ पे कृषि जो है वो अच्छी मात्रा में की जा रही है। ठीक है, इस क्षेत्र में ही सर्वाधिक जो जनसंख्या वह निवास करती है। जैसे रायपुर जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, और इसी क्षेत्र में ही मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जितने भी व्यवसाय हैं उसी क्षेत्र में स्थापित, जैसे विभिन्न उद्योग हैं, आपका लौह उद्योग हो गया, चूना का इस्पात उद्योग, सभी जो उद्योग है मुख्य उद्योग जो है वो बीच के जो क्षेत्र है, मतलब रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव जो क्षेत्र है वहीं पर स्थापित किए गए हैं। बिलासपुर जिले में बहुत सारे औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, और राजनांदगांव में सेज, बेमेतरा में भी सेज की स्थापना की गई है। तो इस तरीके से इसी क्षेत्र में जितना भी इंडस्ट्री वाला जितना भी लगा हुआ, जो भी कारखाने वगैरह जो भी लगे हुए मध्य के क्षेत्र में ही है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का सबसे डेवलप्ड एरिया है। ठीक है, अब देखो इसी क्षेत्र में ही हम इसको देखते हैं कि इसी क्षेत्र में वर्षा का जो प्रतिशत है वो अच्छा है, और इसी वजह से यहाँ पे भी मतलब कृषि की जो प्रधानता है वो अधिक है। इसी क्षेत्र में सर्वाधिक नदियां जो है बहती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का जो 50% जो क्षेत्र है वो महानदी और शिवनाथ नदी का जो दोआब क्षेत्र है वही कवर कर लेता है। महानदी की जितनी भी सहायक नदी है, दूध, सोंढूर, पैरी, सूखा जोक, लात और हसेव, मांड, बोरई, ईप, ये सारी नदियां जो है इसी क्षेत्र में। उसी प्रकार से शिवनाथ नदी की भी जितनी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता है अल्पा, मनियारी है ना, आगर, पेशवा, ये सभी जो नदियां हैं उसी क्षेत्र से होकर के बहती है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि सर्वाधिक जो संपन्न जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का वो मध्य का ही क्षेत्र है, जो छत्तीसगढ़ का मैदान जो पूरा कवर करता है। छत्तीसगढ़ का सर्व प्रमुख या बोलना चाहिए कि सर्वाधिक आवश्यक जो शैल श्रेणी है, मैकल शैल श्रेणी जो है वो इसी क्षेत्र में निवास करती है, और इसी वजह से इसी जो श्रेणी है ये जलवायु मतलब मानसूनी हवाओं को रोकती है, और इसी वजह से इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। यह क्षेत्र जो है वो पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत अधिक समृद्ध है। जैसे कि अगर महासमुंद की बात करते हैं तो यहाँ पे सिरपुर, सिवरी नारायण का जो क्षेत्र है, और या फिर जांजगीर चांपा जाते हैं तो पे खरौत,
जो है वो पर्यटन स्थल के रूप में। चंपारण भी इसी क्षेत्र में स्थित है। बहुत सारे अभ्यारण्य भी इसी क्षेत्र में स्थित है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो गरियाबंद जिले में आपका जो उदंती अभ्यारण्य है, महासमुंद और बलौदाबाजार दोनों के बीच में जो बारनवापारा अभ्यारण्य है, वो क्षेत्र जो है वो इसी में है। तो हर तरीके से ये जो क्षेत्र है बहुत अधिक समृद्ध है। अच्छा, उसके जो ये जो ऊपर की ओर मतलब उत्तर के क्षेत्र में छुरी मतरिंगा की पहाड़ियां हैं, ठीक है, जो एक मतलब एक ठंडा जो क्षेत्र है वो बनाती है। इसी वजह से छुरी मतरिंगा मतलब सरगुजा बेसिन, छुरी मतरिंगा और रामगढ़ की जो पहाड़ियां है वो जो सरगुजा है मतलब मेन पार्ट है उसको घेर करके रखा हुआ है। इसी वजह से ये जो क्षेत्र है वो सबसे अधिक ठंडा क्षेत्र है। तो ये बोल सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है अत्यधिक छत्तीसगढ़ को अत्यधिक मतलब डेवलप्ड एरिया बनाती है। हमारे पूरे कोर्स को आप 15 दिसंबर से visualcard.com पर जाकर के परचेस कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जितने भी अपडेट्स है वो मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर आता रहे। थैंक यू।